इस वक्त की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद है। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। चाचा भतीजे में 8 महीने के बाद हुई है मुलाकात, बताएंगे 1.5 घंटे तक तेजस्वी और नीतीश कुमार में किन मामलों को लेकर चर्चा की गई है दोस्तों। और इसके बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक में हड़कंप देखने को मिल रहा है, बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने खुद से दी है दखल दोस्तों। बताएंगे कौन कौन सी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी कांग्रेस पार्टी, और हरियाणा जम्मू कश्मीर के सर्वे के नतीजे सामने आए हैं। बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए आंकड़ों में गेम ओवर नजर आ रहा है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर फिर से विवादित बयान देते हुए महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी को फिर से बैकफुट पर धकेल दिया है दोस्तों। वहीं पर मनोज जरांगे पाटिल पदयात्रा की करने वाले हैं शुरुआत, बताएंगे क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए कदम उठाने की कर रहे तैयारी, या फिर लगातार रहेगा आंदोलन जारी। इसी के साथ में पश्चिम बंगाल की सरकार को लेकर केंद्र सरकार की ओर से याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बताएंगे असहयोग का आरोप लगाया गया है दोस्तों। वहीं पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ गई है मुश्किलें, साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस पार्टी ने कटाक्ष किया है। बताएंगे मणिपुर नहीं जाने को लेकर उठ रहे फिर से सवाल, एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सारी बिग ब्रेक न्यूज अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि चाचा भतीजे यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में आरएसएस के जातीय जनगणना के खिलाफ आए बयान के बाद ये मुलाकात देश की राजनीति को नया दिशा देने के लिए है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जय भारत का संविधान जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेक न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2023 के अंत होते होते आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड अलग अलग रास्तों पर निकल गई थी। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। इसके बाद नीतीश कुमार किंग मेकर बनकर उभरे हैं दोस्तों। अब 8 महीने के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में मुलाकात हुई है दोस्तों। जो जानकारी मीडिया में दी जा रही है उसके अनुसार 1.5 घंटे के आसपास दोनों नेताओं ने बैठकर कई सारे मामलों पर चर्चा की है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मीटिंग बंद दरवाजे में 1.5 घंटे होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब भी पलटी मारते हैं उससे पहले विपक्ष के नेताओं के साथ में एक लंबा डिस्कशन करते हैं दोस्तों। एबीपी न्यूज में छपे इस रिपोर्ट में और भी बड़ी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मुलाकात करके बाहर निकले तो मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछ लिया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि 9वीं अनुसूची को लेकर बातचीत की गई है। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि सीएम ने क्या कहा तो तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, तो हम भी बोले भाई हम भी कोर्ट पहुंच गए हैं, आप भी रखिए हम भी रखते हैं, यानी दोनों मिलकर कोर्ट के अंदर अपनी बातें रखते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों 9वीं सूची में अगर आरक्षण बढ़ाए जाने के प्रावधान को ऐड किया जाएगा तो फिर कभी भी महागठबंधन में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार के 65% आरक्षण के लिमिट किए जाने पर कोई सवाल नहीं खड़ा हो पाएगा। कोर्ट के अंदर भी इस पूरे मामले पर कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई पूछताछ, कोई भी कोर्ट केस नहीं चल पाएगा दोस्तों। और ऐसे में 9वीं सूची में ऐड करना एक बड़ा मामला है। लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से 1.5 घंटे मुलाकात की है, तो ये मुद्दा इतना आसान नहीं है। इसके पीछे कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रहे होंगे जिन पर व्यापक चर्चा की गई होगी। साथ साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से गठबंधन पर विचार विमर्श करने को कहा है। आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर चुनाव जीतने की स्थिति में है। इसके बावजूद राहुल गांधी चाहते हैं कि केंद्र में गठबंधन बना रहे, इसीलिए समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर अब राहुल गांधी की रिक्वेस्ट के बाद आम आदमी पार्टी को 4 सीटें देने को तैयार है, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटें दी जाएगी चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का लोकसभा चुनाव के दौरान भी अलायंस हुआ था, जब कुरुक्षेत्र की सीट से आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा था। हालांकि उनका प्रत्याशी कोई बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर को नहीं दे पाया। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को 4 सीटें देने को तैयार है। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ भी चर्चा चल रही है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं कि विपक्ष कम से कम केंद्रीय स्तर पर ना बटे, आपस में एकजुटता रहे। जब जब राज्यों के चुनाव होंगे तो इसी तरीके से बंटवारा होना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भी सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। राहुल गांधी के फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या ये सही निर्णय है या फिर कांग्रेस पार्टी को अकेले मैदान में उतरना चाहिए? साथ साथ हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी जोरों शोरों पर है। सितंबर और अक्टूबर इन 2 महीनों के अंदर राज्य में मतदान होने वाले हैं। राजनीतिक दलों ने प्रचार भी तेज कर रखा है। जम्मू कश्मीर में सर्वे की बात करें तो दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन 51 से 56 सीटें जीत सकती है। लोक पोल, ओपिनियन पोल में यह दावा किया गया है। उनका मानना है कि इंडिया गठबंधन मिनिमम 40% वोट शेयर प्राप्त करेगा, जबकि 42% उनका मैक्सिमम रहेगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर दावा यह है कि इस बार बीजेपी को जो जम्मू में सीटें मिलती थी वो भी सीटें अब मिलना काफी दुभर हो जाएंगी दोस्तों। वोट शेयर की बात करें तो भाजपा को 28-30% के आसपास वोट शेयर मिलेगा। 23 से 26 सीटें बीजेपी को जम्मू में मिल सकती है और कश्मीर में तो भाजपा का खाता खुलना ही लगभग असंभव दिखाई देता है। साथ साथ पीडीपी 4 से 8 सीटें जीतने की स्थिति में है। 3 से 7 सीटें अन्य को मिल सकता है। जबकि वोट शेयर की बात करें तो पीडीपी 20% के आसपास वोट प्राप्त कर सकती है और अन्य को 13% के आसपास वोट मिल सकता है। यानी लोक पोल, ओपिनियन पोल ने हरियाणा के अंदर भी अब सर्वे के नतीजे दिए हैं। उनका दावा है कि 58 से 65 सीटें जीतने की स्थिति में है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को वोट शेयर की बात करें तो लोकसभा में जितने परसेंट वोट मिले थे उसमें 6 से 7% का इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है दोस्तों। बीजेपी 35 से 37% वोटों पर आकर सिमट सकती है। अन्य की बात करें तो 3 से 5 सीटें उनके खाते में जा सकती है।
है 7 से 8% के आसपास उनके पास वोट शेयर रह सकता है। लोक पोल ओपिनियन पोल में दावा किया गया है कि यह 67,500 सैंपल साइज के आधार पर किया गया सर्वे है। हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में 22,500 लोगों के द्वारा लिए गए राय के बाद किया गया सर्वे है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि इस तरीके के कई सारे और भी ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर दोनों जगह डामाडोल बता रहे हैं। साथ साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा था कि शिवाजी महाराज ने कभी सूरत को नहीं लूटा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता नारायण राणे ने अपनी ही पार्टी के पैर पर कुल्हाड़ी मारा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस मामले पर कांग्रेस को घेर रहे थे उस पर भाजपा के नेता ने अपनी पार्टी की पोल खोल दी है। नारायण राणे ने बयान देते हुए कहा कि मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसके अनुसार इतिहासकार बाबा साहब पुरंदरे ने बताया है कि शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा था। यानी दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय जनता पार्टी का नेता खुलेआम लुटेरा बताने का प्रयास कर रहा है और गुजरात के सूरत को लूटने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नारायण राणे ने मीडिया से बात करते हुए इस तरीके का दावा किया। इसके बाद एक नया विवाद आगे बढ़ा दिया गया है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पहले से ही छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने को लेकर बैकफुट पर थी और अब छत्रपति शिवाजी महाराज को लुटेरा बताकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इस पूरे बयान के ऊपर भी जोरदार आंदोलन होना चाहिए और दूर तक मैसेज भेजा जाना चाहिए, क्योंकि बार बार छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सत्ता के अहंकार में पूरी तरीके से लिप्त हो गए, उन्हें लग नहीं रहा कि कोई उनको हरा पाएगा, इसीलिए महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया जा रहा है। आप लोग समझ सकते हैं ये कितना बड़ा पाप करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल अब विधानसभा के चुनाव के लिए मोर्चा बनाना शुरू कर गए हैं। 21 विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा करने वाले हैं। मनोज जरांगे पाटिल की बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। दोस्तों इससे साफ लग रहा है कि वो पूरी तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सी सीट पर मराठा समाज के लोग ज्यादा है और कहां पर चुनाव लड़ना पूरी तरीके से जरूरी है। वहां पर अपनी पार्टी को मजबूत करके मैदान में उतरने की कोशिश करने वाले हैं। कुल मिलाकर उन्हें लेकर दो तरीके की थ्योरियां चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक मोर्चा खोला गया है, जिसको जितनी ज्यादा ताकत मिलेगी उतनी ज्यादा बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा, जबकि दूसरे कुछ लोग भी ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही उनको आगे किया गया होगा ताकि जितने भी नाराज मराठी समाज के लोग हैं वो उनको वोट करें। मनोज जरांगे पाटिल के कुछ विधायक जीत कर आए और बाद में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ में आ जाएंगे। आपका क्या मानना है दोस्तों? मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा समाज के आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे थे, आपको क्या लगता है कौन से स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं? साथ साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की है। दोस्तों केंद्र सरकार ने सीएसआईएफ को हॉस्पिटल की सुरक्षा में सहयोग करने के लिए पश्चिम बंगाल को निर्देश देने की मांग की है, या फिर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। जवानों को सुविधा नहीं देने का आरोप लगाया गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल मामले को लेकर केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। याचिका में केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि सीआईएसएफ जवानों को हॉस्पिटल की सुरक्षा में तैनात किया गया है, लेकिन उन्हें रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं दी जा रही है। खासकर महिला जवानों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। उनके साथ सुरक्षा में तैनात जवानों को अपने कर्तव्यों का पालन करने में परेशानियां हो रही है। कुल मिलाकर दोस्तों केंद्र सरकार राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर असहयोग करने का आरोप लगा रही है। दोस्तों इसी के साथ में दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले में भ्रष्टाचार से जुड़े सीबीआई के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। केजरीवाल के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राव रेवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। राव रेवेन्यू कोर्ट की स्पेशल सीबीआई जज कावेरी बावेजा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत चार्जशीट में बनाए गए सभी आरोपियों को समन जारी कर 11 सितंबर को बतौर आरोपी अदालत में पेश होने के आदेश जारी कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होने की इजाजत दी गई है। दोस्तों इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर निकलने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर ब्रुनेई की यात्रा पर गए हैं, जिसे ऐतिहासिक यात्रा के रूप में पेश किया जा रहा है। इसके बाद वो सिंगापुर जाएंगे। यात्रा के लिए लगातार उड़ान भरते रहने वाले अशांत राज्य मणिपुर की मानवीय यात्रा कब करेंगे, ये सवाल पूछा गया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दावे के विपरीत राज्य में स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। जयराम रमेश की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित किसानों की अन्य मांगे पूरी होगी। एसकेएम ने एक बयान में कहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के किसान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने, उसका विरोध करने और उसे दंडित करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को लामबंद करेंगे। किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि बीजेपी को हालिया लोकसभा चुनाव में भारी झटका लगा। उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 159 ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा। उसने कहा कि विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हारना किसानों के नजरिए से अहम होगा, जिससे उन्हें कृषि को कॉर्पोरेट के हाथ में सौंपने के खिलाफ तथा अपनी आजीविका की रक्षा के लिए पूरे भारत में चल रहे आंदोलन में अपनी जीत सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उसने कहा कि एसकेएम और केंद्रीय मजदूर संघों के संयुक्त मंच की हरियाणा राज्य समन्वय समिति 7 सितंबर को हिसार में किसान और श्रमिक पंचायत आयोजित
करेगी। साथ साथ दोस्तों हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और यहाँ सिरसा जिले के रनिया सीट पर सियासी मुकाबला काफी रोचक है। इस बार रानिया सीट पर चौटाला फैमिली के दादा पोता आपस में भिड़ेंगे। इंडियन नेशनल लोक दल ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला को रानिया सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सोमवार को इनेलो ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। अर्जुन पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले अर्जुन के दादा और चौधरी देवीलाल के तीसरे बेटे रंजीत सिंह चौटाला भी ऐलान कर चुके हैं कि वो रानिया सीट से चुनाव लड़ेंगे, भले ही निर्दलीय उतरना पड़े। ऐसे में साफ हो गया है कि विधानसभा चुनाव में भी चौटाला फैमिली के बीच चुनावी मुकाबला देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर रंजीत चौटाला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी चुनावी मैदान में उनको उतार देगी, भाजपा में ज्वाइनिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे हिसार की लोकसभा सीट से, हालांकि चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता जयप्रकाश को 5,70,000 वोट मिले थे और रंजीत सिंह चौटाला भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 5,07,043 वोट मिले थे। अब देखना यह रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या उन्हें अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाएगी या फिर एक बार फिर से उनका प्रयास भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फेल हो जाएगा। साथ साथ सुनील सांगवान, जिनके सुनारिया जेल अधीक्षक रहते हुए बलात्कार और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को 6 बार पैरोल और फेरोल दिया गया था, उसे रिहा किया गया था, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। द प्रिंट की खबर के मुताबिक उसके आगामी 5 अक्टूबर को प्रस्तावित हरियाणा विधानसभा चुनाव में चरखी दादरी से चुनाव लड़ने की संभावनाएं हैं। दोस्तों वह पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के पुत्र हैं, जो 2 महीने पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। सतपाल चरखी दादरी से पूर्व विधायक है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 हरियाणा विधानसभा चुनाव में चरखी दादरी से पहलवान बबीता फोगाट को मैदान में उतारा था। उनको 24,000 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रही थी, जब सतपाल सांगवान जननायक जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर दूसरे स्थान पर रहे थे। सतपाल सांगवान जननायक जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से ज्यादा वोट प्राप्त कर चुके थे। दोस्तों सुनील सांगवान 22 साल से ज्यादा समय से सरकारी सेवा कर रहे हैं। वो 2002 में हरियाणा के जेल विभाग में शामिल हुए थे। वह कई जेल के अधीक्षक रह चुके हैं, जिनमें रोहतक के सोनारिया जेल भी शामिल है। उन्होंने 5 साल तक सेवा प्रदान की है और इस दौरान डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को कई बार पैरोल और फेरोल दिया गया है। दोस्तों जो ज्यादातर डिसीजन जेल के अधीक्षक लेते हैं, तो सवाल खड़ा हो रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में अब ज्वाइनिंग को लेकर भी गंभीर सवाल उठते हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार सुकेश रंजन बोले, कहा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात क्या हुई? बिहार की राजनीति में फिर सुगबुगाहट और खुसफुसाहट शुरू हो गई है। ये बैठक सूचना आयोग की नियुक्ति को लेकर हुई है, जिसके चयन में नेता विपक्ष की भूमिका होती है। अभी के लिए इतनी ही खबर है। हालांकि दोस्तों अगर कोई पत्रकार बोले कि मामला इतना ही बड़ा है और लोग इसे स्वीकार कर ले, तो एकदम लॉजिकल नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो रुख अपनाया गया है, उससे नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्रवक्ता को भी चेंज कर दिया। केसी त्यागी जो इतने दिनों से जनता दल यूनाइटेड की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, प्रवक्ता के तौर पर दिखाई देते, अचानक से उनको बदलना पड़ा। फिर चिराग पासवान वाला प्रकरण देखने को मिला। साथ साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी आज कश्मीर के डोरू और बनिहाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी कड़ी सुरक्षा के बीच में रैली को संबोधित करेंगे। दोस्तों इसी के साथ में लालू यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़कर दंड बैठक करा के इनसे जातीय जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है जो ये जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। लालू यादव के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को फिर से आड़े हाथ लिया गया। दोस्तों साथ साथ हरियाणा में 5 बार विधायक के नाती गोकुल सेतिया कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने सिरसा में चुनाव लड़ा था और अब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले एचएलपी पार्टी के नेता गोपाल कांडा को लगभग चुनाव हरा दिया था। मात्र 602 वोटों से वो चुनाव हार गए थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी में उनको शामिल किया गया है। सिरसा से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा तो इस बार आराम से कांग्रेस पार्टी के 10,000 वोट उनसे जुड़ जाएंगे और आराम से उनकी बड़ी जीत हो सकती है। दोस्तों इसी के साथ में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह ने मंगलवार को उन खबरों का स्वागत किया जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी को टिकट देने को तैयार है, सीटें देने को तैयार है, सीट शेयरिंग में हिस्सेदारी के लिए तैयार है। उनको 4 के आसपास सीटें दी जा सकती है। राहुल गांधी की रुचि का स्वागत करते हैं। ये बयान हरियाणा चुनाव को लेकर संजय सिंह की ओर से दिया गया। साथ ममता बनर्जी बोली, कहा प्रधानमंत्री जी आप पूरे भारत के लिए शेम हो, मैं नरेंद्र मोदी से रिजिग्नेशन मांगती हूं। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक नरेंद्र मोदी कोई इफेक्टिव और मजबूत कानून महिला विरोधी हिंसा को लेकर नहीं बना पाए हैं और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कठोर कानून नहीं बना पाए हैं। गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर भी एबनॉर्मल सिचुएशन है। यहाँ पर हाई क्राइम रेट है, यानी लगातार काफी अधिक क्राइम यहाँ पर महिला विरोध में देखा जा रहा है, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता। ममता बनर्जी असेंबली के अंदर एक कानून लेकर आई थी। इस दौरान उनकी ओर से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को टारगेट करते हुए ये टिप्पणी की गई है। साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भीम आर्मी के चीफ और लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ा दी है। आगामी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने नया फैसला लिया है। बिजनौर के सांसद चंद्रशेखर आजाद को अभी तक उत्तर प्रदेश में Y+ की कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल रही थी, लेकिन सुरक्षा को बढ़ाकर उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर और ज्यादा बढ़ा दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि भीम आर्मी के चीफ जम्मू कश्मीर के अंदर भी कई जगह प्रचार करने वाले हैं, तो ऐसे में सुरक्षा बढ़ाना काफी जरूरी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर उनके ऊपर कई सारे गुंडों ने अटैक कर दिया था और गोलियां चल गई थी। इसके बाद
शुक्र यह रहा कि वो पूरी तरीके से ठीक रहे। अब इसी तरीके के खतरे को देखते हुए उनकी सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ऑन कैमरा ये दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सैनिक की ओर से एक सर्वे कंडक्ट किया गया है। उन्होंने 3 असेंबली सीटों पर सर्वे कराकर पूछने की कोशिश की है कि क्या इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीत रही है। तीनों की तीनों सीटों पर उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। सर्वे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हवा चल रही है। इसके बाद वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि कहां से चुनाव लड़ पाए। ये दावा कांग्रेस पार्टी के नेता का है। साथ साथ दोस्तों सरकारी कर्मचारी को योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पलटी मारी है। दोस्तों इससे पहले योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को कहा था कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे और टाइमलाइन खत्म होने के बाद ज्यादातर लगभग 2 लाख के आसपास कर्मचारी बताए जा रहे हैं जिनकी सैलरी नहीं पहुंची है। और एक तरीके से सरकार ने निर्णय लिया था कि अगर संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया जाएगा तो फिर सैलरी भी नहीं आएगी। तो अब सैलरी नहीं आई तो कई जगह विरोध भी देखने को मिला। दोस्तों अंदर खाने बातचीत चल रही थी कि सैलरी रोकने का क्या मतलब है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को शायद अंदेशा हो गया होगा कि कर्मचारी कोई बड़ा विरोध ना कर दे। इसके बाद अब डेट बढ़ाकर 2 अक्टूबर कर दिया गया है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? क्या सरकार भारतीय जनता पार्टी की झुक गई है? लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मनोज अरांगे पाटिल आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र में एक बार फिर से आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वो 8 दिनों का भूख हड़ताल करेंगे एक बार फिर से आरक्षण की मांग करते हुए इस मुद्दे को फिर से जीवित करने के लिए। साथ साथ हम मोदानी लूट के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे और जीतेंगे। योग्यता का सवाल नहीं बल्कि सभी धारावी के लोगों को धारावी के अंदर ही घर मिलना चाहिए। वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस पार्टी मुंबई इकाई की अध्यक्ष की ओर से जोरदार आंदोलन किया गया है। धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने राज्य सरकार पर जोरदार पलटवार किया है। सांसद गायकवाड़ ने आलोचना की है कि मोडानी एंड कंपनी पूरी तरीके से मुंबई को निगलने की कोशिश करना चाहती है। इस भ्रष्टाचार में सरकार की भूमिका है, वो किसी भी स्तर पर जाए कुछ भी करे। इतना ही नहीं, न केवल पात्रता और अपात्रता का सवाल है बल्कि उन्होंने मांग की है कि सभी लोगों को जो यहाँ पर धारावी में रहते हैं उनको यहीं पर घर मिलना चाहिए। इस संबंध में सांसद वर्षा गायकवाड़ ने एक पोस्ट के जरिए राज्य सरकार की जमकर आलोचना भी की है। दोस्तों लगातार वो आंदोलन करते नजर आ रही है। साथ साथ केरल के हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद मुस्तकी, जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने भारत के अंदर 50,000 के आसपास केसों को सॉल्व कर दिया है। दोस्तों डिस्पोजल किया है उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान। यानी बड़े बड़े जजों को उनसे कुछ सीखना चाहिए। भारत के अंदर इतने ज्यादा केस पेंडिंग है, करोड़ों में केस के पेंडिंग होने की संख्या है दोस्तों। इसके बावजूद जजों के द्वारा उस तरीके से काम नहीं किया जाता उतना एक्टिव होकर जितना एक जज को किया जाना चाहिए। और ऐसे में मोहम्मद मुस्तकी की ओर से जो 50,000 केस को डिस्पोजल किया गया है अपनी पूरी लाइफ टाइम में, ये एक बड़ा मैसेज है सारे जजों के लिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि सभी जजों को इसी तरीके से काम करना चाहिए और बड़े स्तर पर केस को निपटाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर केस भारत के अंदर 10-10, 20-20 साल के पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसके कारण लोगों को न्याय की जगह केवल अन्याय मिल रहा है। क्योंकि केस जितना ज्यादा टलेगा उतना ज्यादा अन्याय उनको महसूस होगा। जो लोग केस में सच की तरफ है और किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोजर चला देना न्याय नहीं है। बुलडोजर कल्चर संविधान की मूल भावना के पूरी तरीके से विपरीत है। अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की ओर से टिप्पणी आई है। साथ साथ संविदा सफाई कर्मियों के पद के लिए 40,000 से अधिक ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के आवेदन आए हैं। हरियाणा के अंदर कौशल रोजगार निगम के अनुसार करीब 15,000 आय वाली संविदा सफाई कर्मी की नौकरी के लिए 6 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में 39,990 स्नातक और 6,112 से अधिक स्नातक और 6,112 से अधिक पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं के आवेदन आए हैं, जो काफी ज्यादा बड़े रोजगार संकट की ओर इंगित करता है। दोस्तों हरियाणा में रोजगार को लेकर काफी बुरी स्थिति है। बेरोजगारी का आलम काफी ज्यादा है और यही बड़ा कारण है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी को लेकर कुछ नहीं कर पा रही। तो आंकड़े को ही सही मानने को तैयार नहीं है। हालांकि राहुल गांधी के कई सारे दौरे हरियाणा में हुए हैं जिनमें बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है और राहुल गांधी बार बार युवाओं से कह रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए। कांग्रेस पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि सारे युवाओं को उनके मन मुताबिक रोजगार मिले। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की जमकर आलोचना हो रही है। मोदी ब्रुनई और सिंगापुर की यात्रा पर है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह बोले, कहा जिस ब्रुनई देश के अंदर साहेब लाव लश्कर लेकर पहुंचे हैं और परेड का निरीक्षण कर रहे हैं, उसकी कुल आबादी 4,41,000 के आसपास है। दुनिया के कोने कोने का भ्रमण कर लेते हैं। इन्हें अपने खास पड़ोसी देशों से मतलब नहीं है, सब साथ छोड़ चुके हैं। नेपाल और भूटान भी अब साहेब को आमंत्रित नहीं करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों भारत की विदेश नीति को लेकर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आस पड़ोस के कई देश भारत का सम्मान नहीं कर रहे। बांग्लादेश से बार बार भारत विरोधी बयान सामने आ रहे हैं। चाइना के साथ तनाव देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान से पहले ही स्थिति खराब है और आसपास के कई और देश है। श्रीलंका के साथ में भी हाल फिलहाल के अंदर स्थिति खराब हो गई थी। बाद में मालदीव भी भारत को आंख दिखाने लगा था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार जब अपने आस पड़ोस के देशों को ही अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रही है तो फिर विदेश के अन्य छोटे देशों में जाने का क्या फायदा है? ये सवाल जरूर खड़े होते हैं क्योंकि बांग्लादेश में इतना बड़ा कांड हो गया और बीजेपी सरकार को शायद पता भी नहीं चला। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। क्या विदेश नीति के मामले पर 10 में से आप मोदी सरकार को कितने नंबर देंगे? लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सेबी के प्रमुख माधवी पुरी पर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने सेबी प्रमुख माधवी पर कई आरोप लगाए हैं। पवन खेड़ा ने आईसीआईसी बैंक से रिटायरमेंट के बाद राशि प्राप्त करने के आरोप लगाए गए हैं। आईसीआईसी बैंक के लोग कह रहे हैं कि हमने सैलरी नहीं दी है, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा, केवल रेंटल
मेडिकल बेनिफिट दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और भी कई आरोप लगाते हुए दस्तावेज भी पेश करने की बातें कही है दोस्तों। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए, 100% ऐसा होना चाहिए, 100% वो इसके हकदार है। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो राहुल गांधी को ही अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के नेता और वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से ये बातें कही गई है। क्या उनके आप इस बयान का समर्थन करते हैं कि जब भी केंद्र में सरकार बनेगी राहुल गांधी ही अगले प्रधानमंत्री होनी चाहिए? तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। पल पल की सारी बड़ी अपडेट के लिए आगे भी इसी तरीके से बने रहिएगा, सारी जानकारी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।